नमस्कार, मैं हूं प्रीता उपाध्याय दीक्षित आप सभी के साथ और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय हम करवाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ इंदौर से मौजूद है विनोद पटेल, जो लर्निंग पॉइंट एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद है स्नेहा पटेल, जो लर्निंग पॉइंट एजुकेशन की स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विनोद जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी और कार्यक्रम की शुरुआत भी आप ही के साथ सवाल करके करूंगी कि आप एक शिक्षक हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपनी कोचिंग संस्था के बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बच्चों तक मेरी सभी बातें पहुंचा सकूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद पटेल और मैं लर्निंग पॉइंट एजुकेशन इन ट्रस्टेड हैंड्स का डायरेक्टर। ये कोचिंग क्लास हम पिछले 13 वर्षों से संचालित कर रहे हैं और नगीन नगर एयरपोर्ट एरिया में ये कोचिंग क्लास हम संचालित कर रहे हैं, जहाँ पर 5th से लेकर 12th तक के सभी स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं, जिसमें सारी स्ट्रीम, कॉमर्स के स्टूडेंट, पीसीएम, पीसीबी, सभी क्लास के स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर शिक्षित करते हैं। जी विनोद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, क्या संसाधन उनको और उपलब्ध कराए जाते हैं कोचिंग में? कोचिंग क्लास में हमारे द्वारा जो बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती है, जिस प्रकार से बच्चों की नीड होती है। जैसे अभी पिछले 2 वर्षों से हम देखें कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की थोड़ी सी आदत हो चुकी थी 2 सालों में, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार हम बच्चों को ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को जिस प्रकार के नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो नोट्स वगैरह भी हम बच्चों को हमारे द्वारा यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा जितनी एजुकेशन बच्चों को सारी चीज़ों को समझने के लिए आवश्यक हैं, वो सारी चीज़ें कोचिंग के माध्यम से हमारे द्वारा बच्चों को दी जाती है। जी स्नेहा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर ने तो बता दिया कि क्या कोचिंग में संसाधन आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ कि आपको कोचिंग का माहौल कैसा लगता है और सारे टीचर्स के पढ़ाने के तरीके के बारे में आप बताइए और क्या क्या सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलती हैं, आप बताइए। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारी कोचिंग क्लास में जो हमारी फैकल्टीज़ हैं वो हमारी एजुकेशन में पूरी तरह से मदद करते हैं। हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो हमारे नोट्स से लेकर हमारी एग्ज़ाम तक की सारी प्रिपरेशंस करवाते ही हैं। हमारे पिछले साल के रिज़ल्ट्स भी, हमारी कोचिंग के पिछले साल के रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर आए हैं और हमारी कोचिंग के जो फैकल्टीज़ है वो हमारे नोट्स के साथ साथ हमारी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, जैसे नीट, जेईई, इनकी भी तैयारी करवाते हैं। जी स्नेहा, ये तो आपने कोचिंग के बारे में बताया। अब मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं, क्या आपकी स्ट्रीम है और आपने यही स्ट्रीम क्यों चूज़ की है? मैं 12th क्लास में हूँ। मेरा सब्जेक्ट पीसीएम है और मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मुझे ये स्ट्रीम्स इसलिए पसंद है क्योंकि मैं बचपन से ही इन स्ट्रीम्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रही हूँ और इसमें हमेशा अपना मन लगाया हुआ है। जी विनोद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि स्नेहा ने बताया कि उन्होंने पीसीएम चूज़ किया है, आपकी कोचिंग में भी तमाम तरह के स्टूडेंट्स आते होंगे, किस स्ट्रीम के बच्चे आपके पास ज़्यादा आते हैं? जैसा कि हमारी कोचिंग को जिस क्षेत्र में संचालित कर रहे हैं, वहाँ पर सभी प्रकार के स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास पीसीएम स्ट्रेंथ के भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पर है और कॉमर्स के भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर हैं। और ये सारी स्टूडेंट्स के लिए हमने बेहतर फैकल्टी रख रखी है ताकि
वो जिस प्रकार की एजुकेशन चाहते हैं या उनके पेरेंट्स हमसे जिस प्रकार की एजुकेशन चाहते हैं, हम वो बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो सारी स्ट्रीम्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है सर। जी विनोद जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ आते हैं और हर स्ट्रीम के बच्चे आते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो, पीसीएम हो, हर स्ट्रीम के बच्चे आपके पास पहुँचते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जिनकी जो बेसिक होता है वो क्लियर नहीं होता, नींव कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। तो इस तरह के जो बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़े पिछड़े रहते हैं, किसी दूसरे कारण से कई बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या कुछ पारिवारिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से कई बच्चे पढ़ाई में थोड़े पिछड़ जाते हैं, ऐसे बच्चों पर आपकी कोचिंग में किस तरह से ध्यान दिया जाता है? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है मैम। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई जो है छूट चुकी थी जी। जो कि जैसे अभी स्टूडेंट्स कुछ 12th में आए हैं, लेकिन ना तो वो ठीक से 10th को पढ़ पाए हैं, ना वो ठीक से 11th को पढ़ पाए हैं। तो इसके लिए हमारी कोचिंग क्लास जो है उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देती है। उन्हें बेसिक पढ़ाने के लिए या तो कोचिंग के समय से पहले बुलाया जाता है या कोचिंग का टाइम ओवर होने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा रोककर उस टॉपिक को क्लियर किया जाता है। और सबसे पहला फोकस हमारा रहता है कि जिस टॉपिक को हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका बेसिक उन बच्चों को हम क्लियर करें। जी विनोद जी, जैसा कि जिक्र किया आपने ऑनलाइन क्लासेस का, तो कोविड काल जो आया था वहाँ से एक नए चलन की शुरुआत हो गई थी ऑनलाइन क्लासेस की। तो आप इसको कैसे देखते हैं, ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस, आप किसको ज़्यादा सही मानते हैं और क्यों? जैसा कि एक्चुअली क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास में एक दिक्कत हमें ये आ रही थी कि ऑनलाइन क्लास में सिर्फ हम बच्चों को ये देख पा रहे थे कि वो हमारे क्लास को अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में हम उस चीज़ को बच्चे को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे का फोकस उस ओर है या नहीं है। हम यदि उन्हें व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का प्रॉपर फोकस उस बोर्ड पर है या नहीं है। हम उसके एक्सप्रेशन को देखकर ये समझना चाहते हैं कि बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है चीज़ों को। इसलिए मैं ऑफलाइन क्लास को प्रेफर करूंगा कि ऑफलाइन क्लास बच्चों के लिए बेस्ट रहे। बिल्कुल विनोद जी, सही कहा। इससे पहले भी हमने कई शिक्षकों से बात की थी इसी प्रोग्राम के ज़रिए, तो सभी का यही कहना था कि ऑफलाइन क्लासेस ही बच्चों के लिए सही होती हैं। ऑनलाइन क्लास कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो होती हैं, लेकिन अगर बच्चों को सही तरीके से अगर पढ़ाया जाए, उनके बेसिक अच्छे से क्लियर हो, तो ऑफलाइन क्लासेस ही उनकी पढ़ाई में मददगार होती हैं। स्नेहा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है और आप किस तरह से पढ़ाई कर रही हैं? मैं बताना चाहूँगी कि हमारी कोचिंग की जो फैकल्टीज़ है वो हमें बहुत प्रकार की बुक से पढ़ाते हैं। हमारी अलग अलग बुकों से हमारी पढ़ाई होती है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं और हमारे कोचिंग में हमारे टेस्ट हुए जाते हैं जिससे हमें हमारी गलतियाँ पता चले और मेन एग्ज़ाम में हम उन गलतियों को ना दोहराएं। और हमारे जो टेस्ट होते हैं उसके साथ साथ हमारे जो कॉन्सेप्ट रहते हैं और जो बेसिक रहता है उसे क्लियर किया जाता है। बेसिक क्लियर रहता है जिसके कारण हम हमारे जो भी पढ़ाई करते हैं वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल स्नेहा, कई सब्जेक्ट ऐसे होते होंगे जो आपको बहुत टफ लगते होंगे, तो आप जो आपको जो टफ लगते हैं उसकी तैयारी आप कैसे करती हैं? टफ सब्जेक्ट जो रहते हैं उनकी तैयारी हम जो सब्जेक्ट रहता है जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है उसमें तो कुछ ज़्यादा समय देते हैं। पहले उसके बेसिक समझते हैं क्योंकि बेसिक समझा जा सकता है, उसी के बाद हम आगे पढ़ पाते हैं। बेसिक क्लियर हो जाता है उसके बाद हम उसे पढ़ते हैं और जो भी दिक्कत आती है वो हम हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टीज से बताते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारी दिक्कतें आसान करते हैं। जी विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? बिल्कुल, टेक्निकल चीज़ों के बारे में मैं बंसल ग्रुप का जो योगदान है मैं उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि आज के समय पर जैसे हम कहें कि टेक्निकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट या बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि टेक्निकल नॉलेज तो देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने बंसल ग्रुप्स में बच्चों को हमने विज़िट करवाया था, वहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ों को देखा और समझा कि बच्चों के रिविजन्स चल रहे हैं। और एक चीज़ हमें महत्वपूर्ण वहाँ पर देखने को मिली कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया था। और जिस प्रकार बंसल ग्रुप्स की बात है तो बंसल ग्रुप्स का हमने एक अचीवमेंट ये भी बहुत बड़ा देखा कि कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है,
ये कि बंसल ग्रुप के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जो बंसल ग्रुप बच्चों के लिए कर रहा है या करेगा, मुझे आशा है कि वो बहुत बढ़िया ही होगा। बिल्कुल। विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कंपटीशन का दौर है और हर बच्चे को इन डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए, क्या महत्व आप इसका समझते हैं? क्वालिटी एजुकेशन, जैसा कि हम लोग सभी समझ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन इट मीन्स ये कि बच्चे को हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो सभी बच्चे के माइंड में फिट रहे, माइंड में फिक्स रहे कि किस तरह वो आगे उन बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। और ये सारी चीज़ें बंसल ग्रुप बखूबी निभा रहा है। वो चाहे प्रैक्टिकल्स की बात हो, वो चाहे थ्योरी नॉलेज की बात हो, वो या कोई प्रैक्टिकल करवाने के लिए उस जगह पर जाना पड़े, तो भी बंसल ग्रुप इसमें पूरा बच्चों का सहयोग करता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ तक इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानकारी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि हर प्रकार के स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम उन चीज़ों के लिए बच्चों को अवेयर करें। कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ें चलती हैं कि इंजीनियरिंग जो होता है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इंजीनियरिंग का कोर्स है वो बहुत महंगा कोर्स है। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप उनके पेरेंट्स को, बच्चों को अवेयर करें कि वो भले ही हिंदी मीडियम में हो या फीस पे करने में सक्षम नहीं हो, गवर्नमेंट इतनी सुविधाएं दे रही है, तो इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो अपना कदम रखकर वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल विनोद जी, सही बात कही आपने। स्नेहा, मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानना चाहती हूं कि आप स्कूल भी जाती है, 12th क्लास में आप हैं, उसके बाद आप कोचिंग जाती हैं, तो आप कैसे जो स्कूल की स्टडी है उसको आप कैसे मैनेज करती हैं, उसके बाद आप कोचिंग की जो पढ़ाई होती है आप उसको कैसे, दोनों का तालमेल आप कैसे बिठाती हैं? जो स्कूल की पढ़ाई रहती है वो एज इट इज, जैसे स्कूल में पढ़ाया गया चैप्टर रहता है वो कोचिंग में पढ़ाए गए चैप्टर्स के साथ पढ़ा जाता है, जिससे कोचिंग और स्कूल की दोनों तैयारियां एक साथ हो जाती है। कोचिंग की जो स्टडी है उसके नोट्स को प्रिपेयर करके, कोचिंग्स के नोट्स को प्रिपेयर करके, दोनों नोट्स को मिला के जो बेटर नोट्स रहते हैं उसे प्रिपेयर करके अलग से पढ़ा जाता है। स्नेहा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप स्कूल की के जो नोट्स रहते हैं साथ ही कोचिंग के जो नोट्स रहते हैं उनको मिला के आप पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई का प्रेशर तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता होगा, क्योंकि 12th क्लास से अच्छा स्कोर करने का प्रेशर हर तरफ से रहता है, खुद के ऊपर भी रहता है और पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है। तो कैसे आप अपने हेल्थ का ध्यान रखती है, क्योंकि पढ़ाई तो जितनी ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन हेल्थ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो कैसे आप अपनी हेल्थ को मेनटेन कर रखती हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई करते 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 हम बोरियत भी हो जाते हैं, जिसके कारण हम जो पढ़ते हैं वो हमें समझ नहीं आता है, इसलिए हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक लेने में हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। जैसे कि मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो मैं पढ़ाई करते करते गाने सुन लेती हूँ, जिससे मेरा फिर से माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ और जो भी पढ़ती हूँ वो एक बार में याद हो जाता है और एक बार में क्लियर हो जाता है। जी विनोद जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। स्नेहा ने जैसा जिक्र किया कि वो पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेती हैं, कहानियाँ सुनना उनको पसंद है, इससे वो अपना स्ट्रेस दूर रखती हैं। आपसे भी सवाल करना चाहूँगी, आप शिक्षक हैं, जितना प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर होता है उतना प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर होता होगा, आप कैसे अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखते हैं? जी, एक्चुअली क्या होता है कि जितना बच्चों को टेंशन होता है कि एग्ज़ाम पास में आ रही है, उससे कई ज़्यादा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें भी टेंशन होता है। लेकिन हम बच्चों को जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितना भी हमारा सिलेबस होता है, वो हम बच्चों को काफ़ी बार रिवाइज़ करवा देते हैं। जैसे अभी की स्थिति में मैं बात कहूँ कि हमने 12th का सिलेबस 8 प्रेजेंट में एक बार फिनिश करके उसका रिवीजन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और हम बच्चों को क्लासों में इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं या फिर हम भी इस प्रकार से मोटिवेट होते हैं कि हमें किसी प्रकार का प्रेशर महसूस नहीं होता है। और बच्चे, हम जिस प्रकार से टेस्ट वगैरह लेते हैं और बच्चे हमें उस टेस्ट का रिस्पांस करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें किसी प्रकार का लोड या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं।
बिल्कुल विनोद जी, मतलब आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर ही अपने स्ट्रेस को दूर रखते हैं। विनोद जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है। मैं आपसे जी बिल्कुल। ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी आपने जिक्र जी किया कि किस तरह से आप अपना स्ट्रेस तो दूर रखते ही हैं, साथ ही मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहती हूँ। जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है लक्ष्य, आप इस लक्ष्य शब्द को कैसे देखते हैं? क्या किसी जी। करियर को अचीव कर लेना, या जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है या कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है उसको अचीव करना ही लक्ष्य होता है, या आप लक्ष्य को इससे परे मानते हैं? मैं लक्ष्य की एक डेफिनेशन ये देना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट अपना एम सेट करके रखते हैं, गोल सेट करके रखते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट्स का एक गोल होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करके इंजीनियर बन जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप उस लक्ष्य पर आपने इंजीनियर बन गए हैं, तो अब आपकी असली मेहनत वहाँ से शुरू होती है कि जिस लक्ष्य पर आप पहुँचना चाहते थे, क्या उस लक्ष्य पर पहुंचकर आप उस लक्ष्य को आप अच्छे से निभा रहे हैं, या उस लक्ष्य के प्रति आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं। यदि आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहते हैं, तो ही मैं उस लक्ष्य का अब मेन मानता हूं कि आप उस लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं। स्नेहा, आपने सर की बात सुनी होगी कि लक्ष्य के बारे में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन दी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या लक्ष्य है? आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं, किस क्षेत्र में आप करियर बनाना चाहती हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पीसीएम सब्जेक्ट लिया है। मैं इंजीनियरिंग फील्ड चुनकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। जी विनोद जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं और वर्तमान दौर में इसकी क्या उपयोगिता आप समझते हैं? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये एक टेक्निकल दुनिया है। अभी हो सकता है कि कहने में हम टेक्निकल के दौर में 10% आगे बढ़े हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद हमारी जो दुनिया रहेगी वो पूरी टेक्निकल रहेगी। तो जो ग्रुप, जैसा कि मैं बंसल ग्रुप को मानता हूँ, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बंसल ग्रुप बच्चों को बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, जिस प्रकार की एजुकेशन दे रहा है, बच्चे ज़्यादा समय ना लेते हुए, ये हमारा वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया है, टेक्नोलॉजी के उस पूरे दौर में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। सभी बच्चों को टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करना होगी, और ये कड़ी मेहनत वो आसान कर सकते हैं मेहनत करके। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं होता, और लगातार निरंतर अगर एक ही लक्ष्य पर मेहनत करें तो जल्दी अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। विनोद जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है, और अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे आपके पास ऐसे आते होंगे जो 11th-12th तक भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस फील्ड में जाना है, वो अपना एम नहीं निर्धारित कर पाते, तो ऐसे बच्चों की आप काउंसलिंग कैसे करते हैं? जी बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि वो हमारे पास पढ़ते हैं, कुछ समय के लिए वो पीसीएम पढ़कर देखते हैं, 4-5 दिन की क्लास वो पीसीएम की अटेंड करते हैं, फिर 4-5 दिन की क्लास बायो की अटेंड करते हैं, उसके बाद वो कुछ क्लासेस कॉमर्स की अटेंड करते हैं। लेकिन मेन चीज़, हम उन्हें वो चीज़ उनके अंदर से बाहर निकालते हैं, वो जो बचपन से जिस चीज़ का सपना देखते हुए आ रहे हैं। मैंने कई छोटे बच्चों को देखा है, वो बचपन में ही कहते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे पुलिस बनना है। तो वो जो बचपन से बच्चे जो सोचते हुए आ रहे हैं, हम बच्चों के मन में से वो सारी चीज़ें निकलवाते हैं कि आप बचपन में क्या सोचते हुए आए हैं, या हम उनसे ये जानते हैं कि आपको किसी को देखकर, किसी ऐसे इंजीनियर को, किसी ऐसे डॉक्टर को, किसी ऐसे एडवोकेट को देखकर आपके मन में भी वो फीलिंग्स आती होगी कि मुझे इस प्रकार बनना है। तो बच्चों के मन की ये सारी बातें जानकर, फिर उससे रिलेटेड सारी जानकारी, उसके लिए उन्हें क्या मेहनत करना पड़ेगी, आगे भविष्य में उन्हें क्या क्या स्ट्रगल करना होंगे, ये सारी चीज़ें हम बताकर उन्हें उनकी फील्ड के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल सही जानकारी देते हैं आप, फील्ड के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। लेकिन विनोद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि कई बार बच्चे जो फील्ड चुनते हैं और जो वो अपने लिए चूज़ करते कि नहीं हमें इस फील्ड में जाना है,
जैसा कि अभी आपने बताया कि किसी को देखकर, किसी आर्मी ऑफिसर को देखकर उनको लगता है कि नहीं हम तो ऐसा बनना चाहते, किसी डॉक्टर को देखकर उनको लगता है, लेकिन कई बार जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके साथ थोड़ा मतभेद की स्थिति भी देखी जाती है। पेरेंट्स अक्सर राज़ी नहीं होते बच्चों को किसी फील्ड में भेजने के लिए, तो कैसे आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हमारे पास आए हैं, उनकी कुछ दिक्कतें होती हैं, या जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हैं कि अभी हर पेरेंट्स के माइंड में एक चीज़ें आ गई थी कि इंजीनियरिंग करने के बाद क्या होगा। बहुत सारे आपके बड़े भाई, छोटे भाई इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसी ऐसे गलत इंस्टीट्यूट को चुन लेते हैं जहाँ पर वो एजुकेशन लेने के बाद अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि फाइनेंशियल स्थिति खराब होने की वजह से बच्चों को उस फील्ड में जाने से रोक देते हैं। लेकिन मैं उन पेरेंट्स को यही चीज़ कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रखे हैं कि किसी भी बच्चे को अपने भविष्य तक जाना है तो वो उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का यूज़ करके वो अपने भविष्य तक जा सकते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी फील्ड में आगे जाने के लिए कतई न रोकें, सुविधाओं का लाभ लें और बच्चों को उनके भविष्य को निर्धारित करने का स्वयं मौका दें। बिल्कुल विनोद जी, एक सवाल और आखिरी आपसे करना चाहती हूँ कि तमाम स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, जिनमें से कुछ परिजन भी होंगे, कुछ स्टूडेंट भी होंगे, क्या आप मैसेज उनको देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि 12th के बाद किस क्षेत्र में वो जा सकते हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी उनको मिले? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये दौर अभी टेक्निकल की दुनिया में 10% तक कदम रख चुका है। आने वाले कुछ समय के बाद ये पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी की दुनिया में चला जाएगा। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहें तो वो बंसल ग्रुप्स को चुनें और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ें। और मैं आखिरी में यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार बच्चों को भगवान ने आंखें तो दी है, लेकिन किसी बच्चों को कुछ अलग नज़र भी दी है, किसी बच्चों को दिमाग भी दिया है, तो कुछ बच्चों को समझ भी दी है। लेकिन एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है कि आँख और नज़र और दिमाग और समझ के बीच में जो सारी चीज़ें होती है वो हम एजुकेशन से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो एजुकेशन अपने आप को भी शिक्षित करें, अपने व्यवहार को भी शिक्षित करें, ऐसी एजुकेशन सभी बच्चे प्राप्त करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हर जंग से पार पाया जा सकता है, हर जंग शिक्षा के हथियार से जीती जा सकती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।